गुड मॉर्निंग गाइस एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यहाँ पे हम बात करेंगे जो पुराने ज़माने या आरंभिक मानव जो थे, वो पुराने जो टाइम के लोग थे, वो खाना उत्पादन या फिर भोजन का उत्पादन कैसे किया करते थे, उनका तरीका क्या था, कैसे कैसे वो क्या किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर वो इधर उधर क्यों घुमा करते थे। ठीक है, तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जनरली हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में यानी कि भारत देश में लगभग लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जनरली आज जो है हिस्टोरिकल टर्म में हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा करते हैं। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इन नामों से पुकारा जाता है। अब रीज़न क्या था आखेटक खाद्य संग्राहक उनको बोलने का? तो उनका जो तरीका होता था खाना ढूंढने का या फिर भोजन उत्पादन करने का, तो उस वजह से उन्हें जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, आमतौर पर वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे ये सब का जो है इकट्ठा करके वो भोजन उत्पादन करते थे। जनरली जो मेन जो भोजन का जो स्रोत रहता था वो जनरली शिकार करना होता था। ठीक है, चाहे वो बड़े जानवरों का हो या छोटे जानवरों का। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब जो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग थे समुदाय के, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। इसके पीछे कई रीज़न थे, चलिए उनके बारे में जानते हैं। पहला जो कारण था वो है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फल फूल जानवरों को खाकर जो है एक टाइम तक समाप्त कर देते। और इसलिए क्या करते थे, वो भोजन की तलाश में दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था उन्हें। तो पहला रीज़न ये था कि जो जो इस जगह पे वो रहते थे उस जगह के जानवर फल फूल चिड़ियाँ मछलियाँ ये सब जो है एक समय तक जो होता था वो उन्हें खाकर समाप्त कर दिया करते थे। तो जब वो समाप्त हो जाता तो उसके बाद उनके पास कोई खाने के लिए स्रोत नहीं बचा रहता था, भोजन का स्रोत नहीं बचा रहता था। इस वजह से क्या हुआ कि वो दूसरे जगहों पर भोजन की तलाश में जाया करते थे। दूसरा रीज़न यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। अब जनरल दूसरा रीज़न क्या था कि जानवर जो होते हैं, सिंपल सा उनका रीज़न है कि वो अपना शिकार करने के लिए बड़े जानवर या फिर जो शाकाहारी जानवर जो हिरन जैसे कि या फिर ये सब क्या होता था कि अपना जो भोजन ढूंढने के लिए दूसरे जगहों पर चारा ढूंढने के लिए जाया करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि मनुष्य भी जो थे, प्रारंभिक मनुष्य या मानव जो भी थे, वो भी उनके पीछे पीछे जानवरों के पीछे पीछे जाया करते थे, दूसरे जगह पर इन जानवरों का शिकार करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, अब तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब तीसरा रीज़न क्या था कि सीज़न के हिसाब से भी वो लोग जो है फल फूल पेड़ पौधे जो है अलग अलग सीज़न के हिसाब से उगते थे। तो इस वजह से भी क्या होता था कि वो अलग अलग मौसम में अलग अलग खानों की तलाश में, अलग अलग भोजन की तलाश में वो घूमा करते थे अलग अलग इलाकों में। चौथा कारण यह भी है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, बिना पानी का किसी भी अभी के ज़माने में या फिर पुराने ज़माने में कभी का भी बात करें आप, तो जीवन जो है संभव नहीं है। अब पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है, जनरल सी बात है। अब क्या होता था कि बहुत नदियों और झीलों में पानी सूख जाता था गर्मियों के मौसम में, और कुछ कुछ नदियों में पानी नहीं सूखता था, लेकिन यही रीज़न था कि जब सूख जाता था तो उन्हें दूसरे जगहों पे प्रस्थान करना पड़ता था। ठीक है, तो ये चौथा रीज़न हो सकता है, बताया गया है, हो भी सकता है या फिर है भी। अब हम जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है कि ये ऐसे खाना भोजन ये उत्पादित करते होंगे या फिर ऐसे जानवरों का शिकार करते होंगे। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। अब जो हमारे पुरातत्वविद थे, हमने पहले चैप्टर में बताया था कि पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो पुरानी इमारतों औजारों और स्थलों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। किस लिए करते हैं, तो अतीत के बारे में जानकारी पता लगाने के लिए। तो उन्हें ऐसी कुछ वस्तुएं मिली हैं जिनका उपयोग कौन किया करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। इस वजह से कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता चला। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। अब लोगों ने क्या किया होगा, संभव है ऐसा करना कि लकड़ियों पत्थरों हड्डियों ये सब से अपना जो है औजार बनाया, वो लोगों ने बनाए हो सकते हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, और जो पत्थर के औजार थे वो आज भी बचे हुए हैं। और
सही लकड़ियाँ और हड्डियाँ तो चलिए ये समाप्त हो जाती हैं एक निश्चित समय के बाद, लेकिन पत्थर जो है एक समय तक बने रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पत्थर के औजार अभी आज हमें मिलते हैं अभी भी। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब जो इनमें से कुछ औजार जो हमें मिले हैं, उनका उपयोग फल फूल काटने में, हड्डियाँ और मांस को छीलने में, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए उपयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब कुछ जो औजार थे, उनका उपयोग लकड़ी काटने के लिए भी किया जाता था, और कुछ कुछ जो औजार लकड़ियाँ जो थी वो ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों में झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है। तो रहने की जगह जो होती थी वो निर्धारित कैसे की जाती थी, यानी कि मतलब कि लोग कहाँ पे रहेंगे, वो लोग कहाँ पे रहना चाहते हैं, ये सब जगह होती थी वो कहाँ पे निर्धारित की जाती हैं। मैंने इसका जो है आप लोग के लिए ईज़ के लिए एक फ़ोटो मानचित्र डाला है, वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है, जो मानचित्र में आपके जो लाल चिन्ह वाले लाल त्रिकोण वाले जो पूरा स्थल है वो स्थान है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले। जो वहाँ पे उन जगहों पे जो लाल त्रिकोण वाली जो जगह है वहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के मिलने का, होने का या फिर रहने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा भी कुछ कई स्थानों पर आखेटक संग्राहक रहते थे। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ कुछ जगहों पर क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। मानचित्र में से कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। अब जो ये जो मानचित्र है इसमें कुछ गिने चुने ही स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। अब जो कई पुरास्थल हैं वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। सीधा रीजन आप चल जाइए, चौथा जो रीजन था पहला टॉपिक का। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब यहाँ पे बात किया गया है अच्छे पत्थर मिलने का। तो ऐसा जगह कहाँ पे है, भीमबेटका एक स्थान है हमारा भारत में, आधुनिक मध्य प्रदेश में है वो। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। भीमबेटका जो है अभी आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल में गुफाएं मिली हैं बहुत सारी, और बहुत सारी जो है जो ढकी हुई पत्थरों से ढकी हुई कंदराएं उन्हें कहते हैं, पत्थरों से ढकी, बड़ी बड़ी पत्थरों से ढकी हुई। इन गुफाओं में लोग इसलिए रहा करते थे ताकि वो बारिश से, धूप से या फिर हवाओं से, तेज चलने वाली हवाओं से बच सकें। और ये जो गुफाएं हैं जनरली नर्मदा घाटी के पास है। नर्मदा नदी जो है हमारी उसकी घाटी के पास है। शैल चित्रकला क्या है, इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला के बारे में जानते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहा करते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर बहुत सारे चित्र मिले हैं, जैसे कि आप अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई, ये सब में आप देखने को मिल सकता है कि दीवारों पे उकेरित जो होते थे चित्र मिलते थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। अब वही चीज़ हमने कहा कि बहुत सारे जो गुफाएं हैं उनमें से चित्र मिले हैं। जो अ, आरंभिक मानव जो हुआ करते थे, जो रहा करते थे उन जगहों पे, वो चित्र बनाया करते थे उन जगहों पे, और उसी को हम लोग शैल चित्र कहते हैं। एक पिक्चर मैंने डाला है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आगे चलते हैं। जानते हैं पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पूरा स्थल वैसे स्थान होते हैं जहाँ हमें औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इमारतें वस्तुएं नहीं हैं, बट औजार हो गए, बर्तन हो गए, ये सब जैसी जो चीज़ें हैं उन सब के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें कहीं छोड़ गए। अब जो ऐसी सिंपल सी बात है, वस्तुओं का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। तो लोगों ने इस्तेमाल करने के लिए उन्हें बनाया और उसके बाद उन्हें कहीं छोड़कर चले गए। ठीक है, ये जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब जनरली जो ये चीज़ें होती हैं, ये वस्तुएं होती हैं, ये समुद्र तल पर, जमीन के ऊपर या फिर जमीन के अंदर, कभी कभी नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब जो पुरास्थल हैं वो अगले अध्याय में आपके बारे में, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तीसरा टॉपिक है हमारा आग की खोज। मानचित्र में कुरनुल गुफा ढूंढे। ठीक है, जो मानचित्र हमने डाला है उसमें आप कुरनुल गुफा ढूंढे। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, जो आरंभिक लोग थे वहाँ पे आग जलाना सीख गए थे। इसका जो प्रमाण हमें मिला कि उस जगह से हमें ये राख के अवशेष मिले थे। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवर को दूर आदि भगाने के लिए। जो आग था उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो प्रकाश के लिए, प्रकाश लाइट के लिए, मांस को भूनने के लिए, जो जानवर होते थे शिकार किए गए जानवर, उनके मांस को भूनने के लिए, या फिर खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है,
अब चलते हैं आगे, चलते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उन्हें हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, ठीक है। पुरातत्वविद थे, उन्होंने बहुत सारे नाम रखे हैं जो इन कालों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो आरंभिक काल है उन्हें वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, ठीक है। दो शब्द पूरा, इसका मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। ये जो नाम है पुरास्थलों से प्राप्त जो हमें पत्थर हैं उनके औजार जो हैं उनके महत्व के बारे में बतलाता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल जो होता है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो पुरापाषाण काल था वो अभी से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। ये जो काल है इस काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग, ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित है। अब जो मानव इतिहास है उसकी जो लगभग 99% कहानी जो है इस काल के दौरान घटित है, यानी कि 99% जो कार्य हुआ या फिर जो चीजें हुई वो इसी काल के दौरान हुई, ठीक है। अब जिस काल से हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। जिस काल से हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस मिले या फिर पर्यावरणीय बदलाव मिले जलवायु में, मौसम में, ये सब चीज़ों में जब हमें बदलाव मिलने लगे तो उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग कहते हैं या फिर इंग्लिश में मेसोलिथ, ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक पहले तक माना गया है। इसका जो काल है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है, ठीक है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इस काल में जो औजार होते थे वो क्या होते थे? छोटे छोटे होते थे, बहुत छोटे होते थे एज कम्पेयर टू पूरा पाषाण काल, ठीक है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इस वजह से इन जो औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठी में लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे, ठीक है। इन औजारों में क्या होता था कि हड्डियों और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था और आरी जैसे औजार मिला करते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अब साथ ही साथ क्या हुआ कि पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए। जो पिछले जो इससे पहले मध्य पाषाण काल से पहले का जो काल था पुरापाषाण युग का, उस काल में भी जो औजार यूज किए जाते थे उन औजारों को भी इस काल में बनाया जाता था, ठीक है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, ठीक है। जो इसके बाद का जो युग होता है वो इसके बाद से 10,000 साल पहले यूज किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग कहा जाता है। या फिर चलिए जानते हैं नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में हमें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे, ठीक है। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें उस टाइम पे उन जगहों या स्थानों के बारे में नाम के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो हम आज के जो प्रचलित नाम है उनका इस्तेमाल करते हैं इन जगहों या स्थानों को सांकेतिक नाम के रूप में, ठीक है। अब लगभग अगली जो टॉपिक है वो है बदलती जलवायु। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि दुनिया जो विश्व है उसकी जलवायु में बहुत सारे बदलाव आया, बहुत बड़े रूप से, बड़े पैमाने पर बदलाव आया। और इससे क्या हुआ कि गर्मी जो है बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हुआ कि घास वाले जो है मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। और इस कारणवश क्या हुआ, जो घास वाले मैदान जो बनने लगे, उस वजह से जो शाकाहारी जानवर जो थे जैसे कि हिरन हो गया, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ गई। सिंपल सी बात है, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, वो जो इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने का जो तरीका होता था, आदत होता था, प्रजनन का समय, ये सब का जानकारी हासिल करने लगे वो, और इनका उपयोग कहीं ना कहीं वो करने लगे। आगे जान के हम पता करेंगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे, और उसी टाइम हो सकता है कि लोग जो है इन जानवरों को पकड़कर पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। और साथ ही क्या हुआ कि इस काल में मछली जो है वो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, इंपॉर्टेंट स्रोत बन गई। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला टॉपिक जो होगा हम इसी चैप्टर में आगे जाएंगे
और हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो अ, आज के लिए इतना ही होगा हमारे लिए, इतना इनफ होगा। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझें। मैंने जो चित्र डाले हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। मैं आगे और भी इम्प्रूव करूँगा और अपग्रेड करूँगा अपनी तरीके में और शैली में। थैंक यू आज के लिए।